हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेन्यू स्टडी पॉइंट 14। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अपने एक कल मैं लाइव आई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि आज के बाद मेरे चैनल पे क्या मैं किस चीज़ से संबंधित वीडियो डालूँगी। सो उसी के ऊपर है। तो क्योंकि कल मैं लाइव आई थी तो मैंने बताया था और बीच में भी एक वीडियो डाला था कि जो स्टूडेंट सर्विसेज में आना चाहते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज में, तो उसी से रिलेटेड अब वीडियो पड़ेगा। जैसे कि मैं न्यूज़पेपर की हेल्प से, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, द हिंदू हो, उनकी हेल्प से मैं डेली एक आर्टिकल निकालूंगी जिसको मैं खुद फ्रेम करूंगी एज अ कंटेंट मैटर। और उसके जो पीडीएफ होगी मैं आपको टेलीग्राम चैनल यानी रेनू स्टडी पॉइंट मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहाँ पे डालूंगी। तो आप जाके ले सकते हो। क्योंकि ये फर्स्ट ऑडियो आर्टिकल है, इसमें शॉर्ट में मैंने चीज़ें बताई हैं। अगर आपको फुल एक्सप्लेनेशन में चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। इस ऑडियो आर्टिकल से ये आपकी ये हेल्प होगी कि आपका जो करंट अफेयर का पोर्शन है, आपका वो स्ट्रांग होगा और साथ ही आप डेली की चीज़ों से अवेयर रहेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और उनसे कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो, यानी हमारा जो टॉपिक है उसको। सी, आज का जो आर्टिकल आया है ये भविष्य का न्यायालय, यानी सॉरी ये अलग अलग है, ठीक है, न्यायपालिका के। भविष्य का न्यायालय यानी न्यायपालिका के भीतर जवाबदेही तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। ये आर्टिकल किसने लिखा है? तो फ्रेंड, ये आर्टिकल लिखा है फाली एस नरीमन ने, ठीक है, जो हमारे पूर्व न्यायाधीश रहे हैं। इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। अब इन्होंने हमारी न्यायपालिका में सुधार की आवश्यकता जताई है। क्यों जताई है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। मतलब ये है कि ये हमारे आर्टिकल का टॉपिक है कि भविष्य का न्यायालय अभी क्या है, आधुनिक तकनीकी इतनी सक्षम हो गई है कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो अपने काम बहुत अच्छे से कर रहा है, नो डाउट। लेकिन हम आगे आने वाली चीज़ों को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, उससे रिलेटेड हमारी जो सुप्रीम कोर्ट में या फिर न्यायपालिका में या हाई कोर्ट में जो कमियां विद्यमान है, हम उनको कैसे दूर कर सकते हैं। आर्टिकल ख़त्म होने के बाद लास्ट में आपको एक मेंस का क्वेश्चन दिया जाएगा जिसको आपको लिखना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लिख के आप उसे कमेंट में ज़रूर डालिएगा। सो चलते हैं, ये हमारा टॉपिक था। एक सेकेंड। सी, जैसे कि ये ऑडियो आर्टिकल है तो मैं पढ़ती जाऊँगी। आज का जो ऑडियो आर्टिकल होगा जैसे एंकर न्यूज़ आता है वैसे होगा, लेकिन अगली बारी से आपको होगी तो मैं साथ साथ समझाती जाऊँगी। हालांकि कंटेंट बहुत ईजी लैंग्वेज में है, आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। चलते हैं। परिचय। अब इस आर्टिकल में हम पढ़ेंगे कि क्यों हमारी न्यायपालिका की जवाबदेही और हमारे जजों के मार्गदर्शन के लिए कानून की आवश्यकता महसूस की जा रही है। आगे चलते हैं हम। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि अमेरिकी न्यायाधीश ने भारत के न्यायपालिका के बारे में कहा था कि कुछ चीज़ें कभी कभी गलत हो जाती हैं भारत में। अतीत में और हाल के दिनों में कुछ चीज़ें गलत हुई हैं। आगे चलते हैं। न्यायपालिका के बारे में फ्रेंड्स, यहाँ पे हम थोड़ा न्यायपालिका की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे, या फिर इसी के बारे में आप कह सकते हो हम पढ़ेंगे। तो वो देखते हैं हम लोग। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का पहुँच सर्वव्यापी है। सर्वोच्च न्यायालय न केवल राज्यों में उच्च न्यायालय जैसे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 18 उच्च न्यायालय हैं के निर्णय पर अंतिम निर्णय देता है। पूरे भारत में कार्यरत 100 से अधिक न्यायाधिकरणों केंद्रीय और राज्य में भी कार्य करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून, संवैधानिक संशोधनों सहित अधिनियमित कानून की संवैधानिक वैधता पर इसकी घोषणाएं देश के अन्य सभी न्यायालयों और प्राधिकरणों पर बाध्यकारी हैं। ये कौन सा आर्टिकल हमारा कहता है? आर्टिकल 141 है, जो क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो भी कानून होगा या जो उसके द्वारा घोषणाएं होंगी सभी न्यायालय और प्राधिकरणों पर बाध्यकारी होंगे। आगे चलते हैं। इसीलिए भारत में न्यायिक प्रणाली के सर्वोच्च न्यायालय की जवाबदेही महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन लास्ट होता है, अंतिम निर्णय होता है उसका, और वो सभी पूरे देश के लिए बाध्यकारी होता है। चाहे वो पूरे देश के जो भी न्यायालय हैं और न्याय प्राधिकरण है, उन सभी के लिए क्या होता है? बाध्यकारी होता है, क्योंकि उसको मानना ही है। और इसीलिए क्या हो जाता है, जो न्यायिक प्रणाली है भारत की, उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे न्यायपालिका का महत्व। न्यायालय के निर्णय सभी पर बाध्यकारी हैं, ये हमारा अनुच्छेद 141 कहता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें जैसे कि देखो इसमें क्या है,
महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून और जो भी अधिनियम होते हैं वो सभी पूरे देश के लिए बाध्यकारी होता है। पूरे देश में जो भी न्यायालय हैं और प्राधिकरण हैं उनके लिए क्या है? बाध्यकारी हैं। दूसरा क्या है? कार्यपालिका तथा विधायिका न्यायालयों के जांच के अधीन है, अर्थात वस्तुतः विधायी या कार्यकारी गतिविधि का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो अदालत की जांच से परे हो या अदालत उससे बाहर हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं उच्च न्यायपालिका की जवाबदेही क्यों महत्वपूर्ण है। तो अब देखिए, उच्च न्यायालय स्वयं सुधार करने के लिए तैयार नहीं है। इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? देखिए आप, सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन मामले में जस्टिस ने हाई कोर्ट से केस मैनेजमेंट पर विस्तृत ब्लूप्रिंट लागू करने का अनुरोध किया था, जिनमें से ज़्यादातर ने नहीं किया है। ठीक है, दूसरा देखो आप, उच्च न्यायालय को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की सीमाएं। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को एक ऐसा करने का आदेश निर्देश नहीं दे सकता, क्योंकि हमारी संवैधानिक योजना के तहत बाद वाले स्वायत्त संवैधानिक निकाय हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक निर्देशों के अधीन नहीं हैं। तीसरा देखो, अदालतों में जो भी प्रशासन है उसकी स्व जवाबदेही। इसके अंतर्गत देखोगे आप कि यह उच्च न्यायालयों में है कि अब सबसे बड़ी संख्या में बाधाएं और देरी हैं। अपने प्रशासनिक कामकाज में उच्च न्यायालय किसी और के प्रति जवाबदेह नहीं है, बल्कि स्वयं। यह अक्सर सर्वोच्च न्यायालय को असहायता की दलील देने में सक्षम बनाता है। एकीकृत अदालत प्रबंधन के लिए शायद ही कोई शुभ संकेत हो। फ्रेंड्स, जैसा कि जो भी अदालत की कार्यवाही होती है या फिर अदालतों में केस होते हैं, उसमें आप देखोगे क्या होता है, जो हमारी न्यायिक प्रणाली है वो काफ़ी लंबी और खर्चीली है। पैसे भी खर्च होते हैं और क्या होती है, न्यायिक प्रक्रिया जो है वो लंबी है। मतलब कहने का सीधा सा है कि आपने अगर कोई केस डाला है तो उसकी प्रक्रिया इतनी लंबी चलेगी कि सामने वाले व्यक्ति के मरने के बाद उसका नंबर आता है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें जो हैं उसके लिए क्या होगा, अच्छा ये मैसेज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अगला, न्यायपालिका अपनी विश्वसनीयता और जवाबदेही को कैसे सुनिश्चित कर सकती है, तो इससे संबंधित हम कुछ पॉइंट पढ़ेंगे। जैसे पहला है, न्यायपालिका को अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने की खुद आवश्यकता है। अर्थात इसमें आप कह सकते हो, एक संस्था के रूप में न्यायपालिका को अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने की आवश्यकता है तथा ऐसा करने के लिए उसे स्थापित अदालतों में जनता का विश्वास रखने का प्रयास करना चाहिए। फ्रेंड्स, न्यायपालिका पे इतनी टाइम आप देखोगे, अगर न्यायपालिका की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है कि लोगों का विश्वास उसके ऊपर नहीं है। आपने फिल्म देखी होगी जॉली एलएलबी, कुछ उसमें भी न्यायपालिका की कार्यप्रणाली को ही दिखाया जाता है। आपको अगर कोई भी फिल्म या मूवी देखते हो तो आप उसमें एक उसके मैसेजेस को पढ़ो कि उसका मैसेज क्या है फिल्म का। ठीक है, जैसे कि जॉली एलएलबी में देखोगे जो जुडिशरी उसका काम दिखाया जाता है और लास्ट में जो जज का कमेंट होता है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। ऐसे में क्या होता है कि जो न्यायालय है इस पर, न्यायपालिका पर क्या है और अदालतों पर क्या है कि लोगों का विश्वास होना चाहिए। ठीक है, दूसरा देखो, न्यायाधीशों को न्यायाधीशों की रक्षा करनी चाहिए। अर्थात इसमें क्या कह सकते हो आप, न्यायाधीशों की स्वतंत्रता की रक्षा स्वयं न्यायाधीशों द्वारा या संस्थाओं तथा संगठनों के माध्यम से की जा सकती है। जो कानून उन्हें स्थापित करने का अधिकार देता है, एक उच्च न्यायपालिका की छवि को संरक्षित करने के लिए, जो सभी सही सोच वाले लोगों के सम्मान का आदेश देती है। ठीक है, अगला देखो, मामले के प्रबंधन में सुधार। इसमें आप कह सकते हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीश की एक पीठ ने अगस्त 2005 में दिए गए एक फैसले में केस मैनेजमेंट पर एक अच्छा खाका तैयार किया था कि हमारे प्रक्रियात्मक कानूनों में हाल के संशोधनों को ज़मीन पर कैसे काम किया जाए और अधिक मामलों को कैसे आगे बढ़ा जाए। उदाहरण स्वरूप आप कह सकते हो 3 अलग अलग ट्रैक, जैसे फास्ट ट्रैक है, सामान्य ट्रैक है और स्लो ट्रैक है। अगला देखोगे आप, सर्वोच्च न्यायालय को सीधे उच्च न्यायालय का संचालन करना चाहिए। अर्थात समय आ गया है कि सर्वोच्च न्यायालय को उच्च न्यायालयों के कामकाज की सीधी जिम्मेदारी सौंपी जाए, तभी सर्वोच्च न्यायालय एक प्रभावी सर्वोच्च न्यायालय हो सकता है। तभी सर्वोच्च न्यायालय को जवाबदेह बनाया जा सकता है, जैसा कि होना चाहिए पूरे देश के लिए, न्यायिक शासन के लिए। अगला देखोगे आप, क्या है हमारा अगला पॉइंट, न्यायाधीशों द्वारा आय का सार्वजनिक विवरण देना चाहिए। अर्थात न्यायाधीशों को अपने संबंधित मुख्य न्यायाधीशों को निजी तौर पर नहीं बल्कि सार्वजनिक रूप से वार्षिक वित्तीय का विवरण देना चाहिए। ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा किया जाता है। अब देखो, अब ये बात क्यों आई है फ्रेंड्स, इससे पहले मैं एक बता देती हूँ कि ये बात क्यों हुई है कि न्यायालय में सुधार की आवश्यकता है। क्योंकि आप देखोगे ना कि भारतीय संविधान में जज हो या फिर न्यायपालिका हो के लिए एक मार्गदर्शक कोई नहीं है।
फ्रेंड्स, भारतीय न्यायपालिका में सुधार की आवश्यकता क्यों जताई गई है? क्योंकि आप देखो कि भारत में न्यायपालिका की जवाबदेही और जजों के मार्गदर्शन के लिए कोई कानून नहीं बना जिसके अनुसार वे कार्य कर सकें। जैसे यहाँ पे जो नरीमन जी हैं, वो संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायपालिका जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका की जो न्यायपालिका है उससे संबंधित बात कहते हैं। जैसे जैसे कि वहाँ की न्यायिक परिषद अधिनियम 1980 जो है अमेरिका की, इसके तहत क्या करते हैं, वहाँ की न्यायिक स्वतंत्रता का कार्य न्यायाधीशों द्वारा खुशी खुशी से किया जाता है। इसी प्रकार से एक एक मतलब कानून होना चाहिए जो भारतीय जजों को या फिर उसकी न्यायपालिका को सुनिश्चित करने के लिए सही हो और उसके मार्गदर्शन में हमारी जुडिशरी या फिर हमारे जज काम करें। इसके ही लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की यहाँ पे मॉडल को अपनाया जाने की मतलब उसके तर्ज पे काम करने की बात कही जा रही है। अब फाइनली एक कंक्लूजन हम देख लेते हैं। तो कंक्लूजन है, अंततः नागरिकों को न्यायिक उत्तरदायित्व की प्रणाली के आश्वासन की आवश्यकता है। एक उपचारात्मक तंत्र जो उच्च न्यायपालिका को अपने ही कुछ सदस्यों से बचाएगा जो भटक गए हैं, ऐसा आश्वासन अमेरिकी मॉडल की तर्ज पर कानून बनाकर ही दिया जा सकता है। क्योंकि मैंने अभी बताया कि न्यायिक परिषद अधिनियम 1980 के तहत यह अमेरिका का अधिनियम है जो जिसके तहत क्या करते हैं अमेरिकी न्यायाधीश, इसके मार्गदर्शन में अपने अच्छे खासे कार्य करते हैं। लेकिन अफसोस की बात क्या होती है कि भारत में अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं है जो हमारे जजों को सिर्फ दिशा निर्देश दे। कानून की ज़रूरत इसीलिए महसूस की जा रही है। ओके, सो होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अब इससे रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसके आंसर मुझे कमेंट में देना। एज अ पॉइंट भी दे सकते हो आप, ज़रूरी नहीं है कि पूरा उसे फ्रेम करो। क्वेश्चन ये है कि भारत के उच्च न्यायपालिका की कम जवाबदेही के पीछे निहित कारणों की चर्चा करें, साथ ही इसमें सुधार के उपाय भी लिखें। इस प्रश्न को ये अच्छा प्रश्न है जिसका आंसर आप कमेंट में मुझे लिख सकते हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसका आंसर मुझे कमेंट में दो। और मेरे वीडियो अच्छे लगे आपको, अब डेली मैं एक आर्टिकल डालूंगी जो आपकी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की सर्विस में, किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा आपके करंट अफेयर बूस्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।